प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी में आगे कुछ पढ़ेंगे। हमने साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम तक अध्ययन किया है। उससे आगे पढ़ते हैं। उससे आगे का जो टॉपिक है वो है साझेदारों के मध्य लाभों का जो बंटवारा किया जाता है, लाभों का बंटवारा, लाभ हानि बांटना। लाभों का बंटवारा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वो कौन सा अकाउंट है। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि हमने कक्षा 11 में सीखा है कि कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यापार हो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी। ट्रेडिंग के बाद दूसरा जो अकाउंट बनाती है वो बनाती है पी&एल, और उसके बाद चिट्ठा बनाती है। इस प्रकार की प्रोसेस हमने सीखी है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि हमें आपको वापस ट्रेडिंग नहीं सिखाएंगे, वापस पी&एल नहीं सिखाएंगे। अब पी&एल अकाउंट से हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ। क्या प्राप्त होगा भी? लाभ, कि फर्म ने कितना लाभ कमाया है। अब इस लाभ को बांटना है, इस लाभ का बंटवारा करना है किसमें? साझेदारों में। इसके लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा उसका नाम होगा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो उसमें क्या लिखा जाता है। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? लाभ हानि खाते। किस खाते की बात करें हम? लाभ हानि, क्योंकि लाभ हानि खाते में क्या प्राप्त होगा? लाभ, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। किस में बांटी जाएगी? साझेदारों में। उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो कौन सा होगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन। लाभ हानि खाते द्वारा, लाभ हानि खाते द्वारा जो शुद्ध लाभ हो यानी नेट प्रॉफिट हो, या शुद्ध हानि हो, नेट लॉस हो, चाहे शुद्ध लाभ हो चाहे शुद्ध हानि हो, ज्ञात होती है। यानी पी&एल अकाउंट से तो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ही ज्ञात होता है। उसका साझेदारों के मध्य विभाजन करने के लिए, विभाजन का मतलब बंटवारा, विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि नियोजन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमने 11वीं में पढ़ा कि ट्रेडिंग के बाद पी&एल और चिट्ठा, इस प्रकार की प्रोसेस हमने सीखी है। लेकिन यहाँ पर क्या सीखना है कि हमें ट्रेडिंग पी&एल वापस तैयार नहीं करना है। बनाएगी फर्म, लेकिन हमें तैयार नहीं करना है। हमें तो क्या करना है? पी&एल अकाउंट से या लाभ हो या हानि, उस लाभ हानि को बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना है? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अब उसके प्रारूप की बात करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका प्रारूप भी जिस प्रकार पी एंड एल अकाउंट का प्रारूप होता है उसी प्रकार का इसका प्रारूप होगा। ये तो हमारा डेबिट पक्ष है और ये हमारा क्रेडिट पक्ष है, ये हमारा सी आर पक्ष है। अब क्या करना है और क्या ध्यान, और जिस प्रकार हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं सेम उसी प्रकार का ये अकाउंट होगा। पी एंड एल अकाउंट सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट, उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्योंकि सब पी एंड एल के बाद क्या बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें हम ज़्यादा चीज़ नहीं लिखेंगे, इसमें तो हमें थोड़ी सी चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है भी कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में जो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ज्ञात होगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। उसके बाद इसमें केवल फर्म के जो खर्चे हैं वो लिखेंगे, साझेदारों के खर्चे नहीं लिखेंगे। फर्म का खर्चा इसमें जो माना जाता है वो एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म ने किसी व्यक्ति से ऋण दिया है, एक संस्था ने किसी व्यक्ति से ऋण लिया है, तो उस पर ब्याज चुकाने का दायित्व किसका होता है भी, फर्म का। अगर प्रश्न में ऋण पर ब्याज की दर नहीं दी गई है तो सूचना के अभाव में ब्याज की दर को 6% माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 6%। या संस्था ने अपनी बिल्डिंग को किराए पर लिया गया है तो किराए का भुगतान किसका दायित्व है, संस्था का है। तो ये जो दो प्रकार के दायित्व, ये किसके दायित्व हैं भी, फर्म के। तो लाभों में से इन दो प्रकार के खर्चों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट, जो किस खाते में ट्रांसफ़र करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये तो है पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट। इसके बाद सीखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो हो गया डी आर पक्ष और ये हमारा हो गया सी आर पक्ष, डी आर सी आर। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, एक चीज़ तो ये जो खाता है वो नाम मात्र प्रकृति का खाता है हमारा। नाम मात्र का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है उसी प्रकार ये खाता बनाया जाएगा। और पी एंड एल अकाउंट का मतलब इसके डेबिट पक्ष में हम क्या लिखते हैं भी, एक तो खर्चे और एक कोई भी बिजनेस को क्या हो, हानि। इसको कहाँ लिखा जाता है, डी आर पक्ष में। बिजनेस को कोई भी इनकम हो, आय हो या लाभ हो, वो किस साइड में, क्रेडिट पक्ष में, यहाँ लिखा जाता है। ये ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर केवल साझेदारों से संबंधित लिखेंगे, क्योंकि फर्म से संबंधित तो हमने पी एंड एल अकाउंट में लिखा है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है साझेदारों के लाभ हानि बंटवारे के लिए, तो साझेदारों से संबंधित लिखेंगे। सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट में जो अगर प्रॉफिट दिया गया है तो सी आर पक्ष में, बाई पी एंड एल अगर लॉस दिया गया है तो टू पी एंड एल लॉस लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है भी, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो साझेदारों के लिए खर्चा होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक फर्म के लिए क्या होगी, इनकम। क्योंकि ये बनाया तो जाता है साझेदारों के लिए, लेकिन बनाती कौन है भी, फर्म। किसके द्वारा बनाया जाता है, ये फर्म के द्वारा। यानी फर्म को जो कुछ भी खर्चा हानि है वो डेबिट पक्ष में, और फर्म को जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है वो
क्रेडिट पक्ष में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये एक हमारी फर्म है, ये एक फर्म है, इसमें एक्स, वाई और जेड नाम के 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, एक्स वाई जेड ने किसी भी व्यापार में, इस व्यापार में पैसे लगाए, उसे तो क्या बोला जाता है अभी, पूंजी। इन व्यापार में जो राशि लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं अभी, पूंजी। तो ये तो पूंजी है, और ये फर्म क्या करेगी, इस पूंजी के बदले इन साझेदारों को, एक्स वाई और जेड, इन साझेदारों को क्या देगी, ब्याज वापस देगी, तो चुकाएगी ये। तो इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, ये खर्चा, खर्चा की साइड में, डेबिट पक्ष में। लेकिन ये साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए अगर घर पर पैसे की आवश्यकता है और इस फर्म से पैसा ले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आरण, ड्राइंग। अब इन साझेदारों को इस पूंजी के बदले, इस जो पूंजी अपने घर पर ले गए, इस पूंजी के उपयोग के बदले इन्हें फर्म को क्या देना होगा, ब्याज। और ये ब्याज क्या हो गया, फर्म प्राप्त कर रही है क्या, प्राप्त करने का मतलब क्या होगी, इनकम। अब ये बात हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारे फॉर्मेट में। जैसे पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एक्स ने पैसे दिए हैं, वाई ने दिए हैं, जेड ने दिए हैं, अलग अलग लिख देंगे। उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स की, वाई की और जेड की। उसके बाद अगर साझेदारों को फर्म के द्वारा ब्याज की तरह वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, तब क्या लिख देंगे, पार्टनर सैलरी। जिस साझेदार को सैलरी दी गई है, पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन, जिसको कमीशन दिया गया है वो लिख देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे कि अगर संस्था कुछ पैसे बचा कर रखती है इस लाभों में से, तो ये भी खर्चा नहीं है, ध्यान रखें, रिजर्व है। ये क्या है, भी संस्था अपने लाभों में से कुछ रुपए निकालेगी, तो निकालने के लिए डीआर में लिखेंगे, क्योंकि लाभ किस साइड में है, सीआर साइड में है, टू रिजर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू रिजर्व। उसके बाद अंत में आपको क्या करना है कि प्रॉफिट लॉस ज्ञात करेंगे। संस्था को कितना लाभ हुआ, कितने खर्चे चुका दिए, अंतर जो आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। तो ये किस में बांटा जाएगा, अभी साझेदारों में, पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अब ये करंट कैपिटल क्या है, आगे समझेंगे, एक्स वाई जेड। अगर ये तो क्या हो गया, अभी प्रॉफिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट योग ज़्यादा है, भी लाभ ज़्यादा है, खर्चे कम है, लाभ हो गया। अगर हानि कैसी होगी, डेबिट योग ज़्यादा है, डेबिट किसका है, हानि का है, तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या क्या लिखेंगे, करंट, एक्स वाई जेड। ये तो है हमारा कौन सा फॉर्मेट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, कि ये तो पी एंड एल अकाउंट से आ गया, ये इनकी इनकम हो गई, ये लॉस है, ये खर्चे भी फर्म के, चाहे वो ब्याज चुकाए, सैलरी चुकाए, कमीशन चुकाए, ये रिजर्व कर रही है, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट। ये तो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। उसके बाद हम बात करते हैं खाते बनाने की जो विधियाँ हैं, खाते बनाने की कितने प्रकार की विधियाँ हैं, खाते कैसे बनाए जाते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आगे लिखते हैं हम कि साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते। अब साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की जो रीतियां हैं वो दो प्रकार की रीतियां हैं। पहली रीति का जो नाम है, इसे कहा जाता है
परिवर्तनशील, और इसे कहा जाता है स्थिर या स्थायी। स्थिर, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है। परिवर्तनशील का दूसरा नाम है अस्थिर, और इसका जो दूसरा नाम है वो है अपरिवर्तनशील। ये ध्यान रखिए, ये इनके उपनाम है, दूसरा नाम है। दो प्रकार की रीतियाँ हैं। अब इनमें जो खाते बनाए जाते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी जो परिवर्तनशील पूंजी विधि है, इसमें मात्र एक ही अकाउंट बनाया जाता है और जिसका नाम होगा साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजी खाता। कौन सा खाता है अभी? केवल पूंजी खाता बनाया जाता है इसमें। साझेदारों के पूंजी खाते, केवल कैपिटल अकाउंट। लेकिन स्थिर विधि में जो खाते बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के बनाए जाते हैं। दो प्रकार के खाते हैं इसमें। पहले अकाउंट का जो नाम है वो पूंजी खाता, दूसरे खाते का नाम है चालू खाता, यानी कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट, और ये क्या हो गया अभी? करंट अकाउंट। दो प्रकार के खाते हो गए, पूंजी खाता और चालू खाता। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये तो चलो प्रश्न में अगर दिया हुआ हो कि इस रीति का उपयोग करना है या इस रीति का, परिवर्तनशील या स्थिर, तो उसी रीति का उपयोग करेंगे। लेकिन प्रश्न में कोई सूचना नहीं है, तो सूचना के अभाव में हम किस रीति का उपयोग करेंगे? भी परिवर्तनशील रीति का उपयोग करेंगे। तो क्या ध्यान में रखना है? नोट, प्रश्न में सूचना के अभाव में परिवर्तनशील विधि का उपयोग, परिवर्तनशील विधि का उपयोग करना है अगर प्रश्न में कोई सूचना नहीं हो। अब इन खातों के प्रारूप किस प्रकार के हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ तो ध्यान रखना आप कि एक फर्म तो एक ही होगी। अब एक फर्म है, अगर इस रीति का उपयोग करेगी तो सभी व्यवहार आप इसी खाते में लिखेगी। अगर दो खाते बनाएंगी तो ये फर्म है, इसके जो व्यवहार है वो दो भागों में डिवाइड, अलग अलग लिखना है, बस इतना ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि स्थिर विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब साझेदार अपनी पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, अपनी पूंजी को स्थिर रखना चाहते हैं, तो स्थिर खाते का उपयोग। अगर पूंजी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तनशील पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें पूंजी में कोई कमी वृद्धि नहीं होगी, इसमें पूंजी में कमी वृद्धि होगी। लेकिन हम समझने के लिए क्या समझें, जैसे मानकर चलते हैं कोई व्यक्ति किसी शहर में किराए पर रह रहा है और उसके पास एक ही मकान है, तो उसके सभी व्यवहार, खाना बनाना, रहना, सोना, सब किस रूम में होगा? एक ही रूम में। तो सभी व्यवहार किस में है? अभी एक में है। लेकिन अगर वही व्यक्ति, उसके पास दो रूम है, तो वो कुछ कार्य, खाना बनाने का काम अलग रूम में, बाकी रहने का काम अलग रूम में, तो दो उसी काम को दो भागों में बांट दिया। तो उसी प्रकार कोई भी संस्था, उसके समस्त कार्य, जितनी भी क्रियाकलाप है, जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर एक ही खाता बना रहे हैं तो सभी एक में लिखेंगे। अगर दो खाते बनाए जा रहे हैं तो उन्हीं व्यवहारों को दो भागों में, तो इसमें केवल पूंजी, बाकी सब व्यवहार इसमें। जैसे फॉर्मेट के माध्यम से समझते हैं हम कैसे लिखा जाता है। अब हम सबसे पहले जो हमारी रीति है वो है परिवर्तनशील रीति, परिवर्तनशील विधि का उपयोग कर रहे हैं। अब परिवर्तनशील विधि में क्या? परिवर्तनशील विधि में सबसे पहले जो हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं
देखो भी सबसे पहले तो हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। और आपने 11वीं में अकाउंट का फॉर्मेट समझा है कि अकाउंट का फॉर्मेट इस प्रकार का होता है। ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ इस प्रकार का सब फॉर्मेट होता है हमारा। ये हमने पिछली कक्षाओं में देखा है। लेकिन अगर एक साझेदार है तो अमाउंट का एक कॉलम होगा। अगर 2 साझेदार है या 3 साझेदार है तो अमाउंट के कितने कॉलम हो गए, 3 हो गए भी, 3 कॉलम बनाने हैं। ये किसका हो जाएगा, डेट का हो जाएगा। तो ये तो किसका कॉलम है अभी, ये तो हमारा हो गया डेट का कॉलम। ये पर्टिकुलर जैसे एक्स वाई जेड, ये वापस किसका हो गया, डेट पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ये क्रेडिट पक्ष है, ये डेबिट पक्ष है। अब सबसे पहले क्या लिखना है, पूंजी खाते का शेष। पूंजी का शेष हमेशा ही क्रेडिट होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाइबलेस बिड्डी लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, साझेदारों, क्योंकि ये साझेदारों के खाते बना रहे हैं, साझेदारों को जो इनकम होगी वो क्रेडिट पक्ष में, जो भी लॉस होगा वो डेबिट पक्ष में। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है, फर्म देगी तो साझेदार तो प्राप्त करेंगे भी, तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारों को वेतन दिया गया तो साझेदारों के लिए फ़ायदा है भी, बाई सैलरी। साझेदारों को कमीशन दिया गया, बाई कमीशन फ़ायदाएँ। साझेदारों को लाभ प्राप्त हुआ जो किस खाते के माध्यम से बांटा गया अभी, P&L एप्रोप्रिएशन के माध्यम से बांटा गया, लाभ लिख दिया। डेबिट पक्ष में साझेदारों ने फर्म से रुपए निकाले ड्राइंग के, लॉस है, वापस चुकाने पड़ेंगे और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा तो वो भी लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। या फिर प्रॉफिट नहीं न होकर लॉस हो गया तो लॉस यहाँ लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन। ये तो क्या है भी, हानि है, और ये क्या है भी, लाभ है। बस इतना ही फॉर्मेट है। अब इसका जो अंतर होगा, इसके अलावा अगर एक मत और हो सकती है, अगर साझेदार एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, यानी फर्म में वर्ष के दौरान पैसे और लगाए जाते हैं बाई कैश, अगर पूंजी निकाली जाती है तो टू कैश। बस इतना ही होगा। और उसके बाद जो इसका अंतर होगा जोड़कर घटाएंगे, यानी अब साझेदारों की पूंजी कितनी रह गई तो वो ज्ञात करेंगे, टूबलेंस सीडी ज्ञात किया जाएगा। तो ये तो हमारा है फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यही सेम जो व्यवहार दिए गए हैं इनको 2 खातों में अलग अलग लिख देते हैं बस, तो वो कौन सी रीति हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी स्थिर। अब समझते हैं स्थिर रीति को, स्थिर विधि। स्थिर विधि में एक तो बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे नाम है साझेदार का एक्स वाई जेड, और ये कॉलम हो गया डेट का, ये भी कॉलम किसका हो गया, डेट का कॉलम हो गया। सबसे पहले लिखा जाता है पूंजी का शेष जो हमेशा क्रेडिट होता है, बाइबलेंस बिड्डी। पूंजी का शेष लिखेंगे,
CR होता है बाय बैलेंस BD लिखेंगे सबसे पहले, और क्योंकि ये रहती है इसमें कैपिटल ही लिखी जाएगी केवल, बाकी सब व्यवहार हम दूसरा जो हमारा अकाउंट है सेकंड करंट अकाउंट उसमें लिखेंगे। ये पूंजी लिख दी। पूंजी के बाद अगर इन्होंने अतिरिक्त पूंजी और लगाई है, एडिशनल कैपिटल, तो बाई कैश लिखेंगे। यहाँ क्या लिखी जाएगी भी, जो इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है उस एडिशनल कैपिटल को लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल टू कैश। अगर इन्होंने पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किया है, पैसे निकाले गए हैं, तो विड्रॉ को यहाँ लिखेंगे। इन्होंने अगर किसी प्रकार की पूंजी निकाली है, पूंजी को विड्रॉ किया है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसका अंतर लिखेंगे, टू बैलेंस शीट डी। ये हमारा अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार का। उसके बाद जो बनाया जाएगा वो होगा करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। पूंजी को छोड़कर बाकी जितने भी व्यवहार, पूंजी पर ब्याज हो, अर्न पर ब्याज हो, वेतन, कमीशन, बोनस, जो कुछ भी हो, वो हम इस अकाउंट में लिखेंगे। ये हो गया अभी, जैसे एक्स वाई जेड, ये डेट का कॉलम हो गया। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी शेष हो सकता है, उसका क्रेडिट भी होगा, ये तो प्रश्न पर डिपेंड करता है, और इसका डेबिट भी हो सकता है। तो जिस साइड में है उसी साइड में लिखेंगे। DR है DR में, CR है CR में लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी यहाँ लिखेंगे, उसका ब्याज यहाँ लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों को जो भी प्रॉफिट है, साझेदारों को सैलरी दी गई है, बाय सैलरी साझेदारों को कमीशन दिया गया है, बाय कमीशन साझेदारों को लाभ बांटा गया है, P&L एप्रोप्रिएशन। उसके बाद साझेदारों को हानि हो गई, उन्होंने फर्म से पैसे निकाल लिए अपने निजी उपयोग के लिए, ड्राइंग, उस पर ब्याज देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर लॉस हो गया तो टू P&L एप्रोप्रिएशन। बस इतना फॉर्मेट। अब इसका अंतर निकालेंगे भी, CR जोड़कर डेबिट योग घटाएंगे, जो अंतर आएगा वो लिखेंगे टू बैलेंस शीट डी में। ये इसका प्रारूप है। एक बार आप भी लिखें, थोड़ा सा अभ्यास कर ले, प्रारूप याद हो जाएगा। ये हमारे खाते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा था, P&L एप्रोप्रिएशन। उसके बाद इसकी जो रीतियाँ थी, उसमें परिवर्तनशील पूंजी खाता एक ही प्रकार का बनाया जाता है, स्थिर विधि में 2 प्रकार के। इसमें क्या क्या लिखा जाता है, व्यवहार वही है। अगर एक खाता बनाएंगे तो सभी व्यवहारों को एक खाते में, अगर 2 बनाएंगे तो पूंजी में केवल पूंजी, बाकी सब चालू खाते में लिखा जाएगा। धन्यवाद।